मेरी पत्नी कोरोना से पीड़ित हुई। हमको कहा गया कि तत्काल इनको इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाओ, लेकिन कलेक्टर देवास को और प्रशासन को यह आदेश दिया गया था कि दीपक जोशी अगर कोई बात कहे तो उसे सुनना नहीं। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे। उस निर्देश के कारण मेरी पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और आज वो मेरा साथ छोड़ के चली गई। मैं शिवराज सिंह चौहान के पिच के भाव को जानता हूँ। कौन सी गेंद पे इसकी गिल्लियां बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं जनसंघ का दीपक हूँ। सन 1962 में मेरा जन्म हुआ था, जब मेरे पिताजी पहला चुनाव लड़े थे। मैं माता के गर्भ में था और उससे लेकर लगभग 40 साल वो एक ही सीट से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। और वो जो बागली जिससे वो चुनाव जीतते रहे, उस बागली की स्थिति का मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। साथ में मैं भी, जो भोपाल के हमारी रहने वाले लोग हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आज सरोवर भाई हमारे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट पूर्व सैयद साजिद अली, जिनको कि हमने मैदान में हराया था कांग्रेस के ग्रुप के साथ मिलकर, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन सकते थे लेकिन वो नहीं बन पाए। ऐसे मेरे सभी सम्मानित बहुत से छात्र नेता आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने छात्र राजनीति भी की तो एक साफ सुथरेपन से, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता का जो प्रतिष्ठा लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी को दुख दिए बिना राजनीति करूंगा, सुख नहीं दे पाऊंगा तो दुख नहीं दूंगा। और ये पूरा प्रयास उनकी पूरी जिंदगी हुआ था। बाद में मुझे पार्टी ने टिकट भी दिया, मैं 3 बार विधायक रहा, मंत्री रहा। पिछला चुनाव में हार गया, ये मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन हार के बाद मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसने मुझे ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ना पार्टी से कोई शिकायत की, ना पार्टी के पास गया। 18 के बाद पार्टी का परिदृश्य बड़ी तेजी से बदलने लगा और मैं तो ये साफ दावे के साथ कह सकता हूं कि कमलनाथ जी को लोग कहते हैं कि वो पूंजीपति हैं। अरे कमलनाथ जी तो उस विरासत को संभाल रहे, क्योंकि इनके पिताजी पूंजीपति थे, तो उस पूंजी को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी लड़के की होती है या किसी को उसको घटाने की। पूंजीपति तो पूंजीपति रहेंगे, नकुलनाथ भी पूंजीपति रहेंगे, क्योंकि उनकी पूंजी है। पूंजी को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। लेकिन मेरे पिताजी की पूंजी ईमानदारी, कथनी और करने का अंतर, जिसको मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें से डंडे मार मार के ईमानदारी को गायब किया जा रहा था, शुचिता को गायब किया जा रहा था। उन कार्यकर्ताओं को जो जोशी जी के रास्ते पे चलना चाहते थे ईमानदारी से, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। मैंने सरकार के सभी जिम्मेदारों को ये बात कही, लेकिन मैं जानता हूं कि सुनने वाला कोई नहीं था। लगातार 2 साल से मैं एक मांग करता आ रहा था कि माननीय जोशी जी का स्मारक, क्योंकि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन भैया मंत्री थे, गोविंद सिंह जी मंत्री थे। जब उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी टीम के साथ आए थे, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि अंत्येष्टि कहाँ होगी। तो मैंने कहा कि हाटपिपलिया में, हमारा गांव है, हमारा परिवार हाटपिपलिया में रहता, देवास जिले के। तो हाटपिपलिया में कहाँ होगी? तो मैंने कहा शमशान में। बोले जोशी जी की और शमशान में? बोले जोशी जी तो हमारे मध्य प्रदेश में देश के ब्रांड हैं, अगर उनका शमशान में करेंगे तो लोगों का क्या मैसेज जाएगा, कौन जोशी जी को याद रखेगा। इसलिए जोशी जी की यादगार हाटपिपलिया में होना चाहिए, एक मैसेज जो ब्रांड है वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने कहा हम क्या कर सकते हैं? बोले आप नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूं। और उन्होंने उस वक्त कहा कि आप जमीन दिखवाइए सरकारी, मैं आपको जमीन दूंगा। सज्जन भैया, सम्मानीय आरिफ वकील जी, पीसी शर्मा जी, गोविंद सिंह जी लगातार मेरे संपर्क में रहे और 4 घंटे के अंदर हाटपिपलिया में बहुत बेशकीमती जमीन 80,000 स्क्वायर फीट हमने बताई कि ये जमीन है। कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज गया। कमलनाथ जी पर जैसे ही मैसेज गया 3 मिनट के अंदर उस जमीन के आवंटन को व्हाट्सएप पे दे देगा, 3 मिनट के। और कमलनाथ जी ने कहा कि कहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। पिताजी के जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही,
लेकिन दिग्विजय सिंह जी, अरुण भैया, क्योंकि वो बागी से सांसद रहे, अरुण यादव जी, राहुल भैया, उनका हमारा भले ही एक मामले में मतभेद रहा हो, लेकिन हमेशा हालचाल पूछते रहे। गोविंद सिंह जी का फोन आता था, लेकिन भाजपा वाले किसी का फोन नहीं आता था, वो लगता हमको भूल गए थे। मेरी पत्नी कोरोना से पीड़ित हुई, कल उसकी पुण्यतिथि थी, और आपको पता है कोरोना में कैसा माहौल था। हमको कहा गया कि तत्काल इनको इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाओ, लेकिन कलेक्टर देवास को और प्रशासन को यह आदेश दिया गया था कि दीपक जोशी अगर कोई बात कहे तो उसे सुनना नहीं। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे, उस निर्देश के कारण मेरी पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और आज वो मेरा साथ छोड़ के चली गई। बाद में जिस स्मारक का शिलान्यास कमलनाथ जी को करना था, परिस्थितियां बदली और आज जो शब्द राजनीति में चल रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या सेटिंग हुई, क्या सौदा हुआ, क्या बदले में लोगे। तब मैंने कहा कमलनाथ जी उद्योगपति जरूर हैं, लेकिन साथ में वो व्यक्तित्व है जो कहीं न कहीं सहृदयता से भरा हुआ है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आप किस मकसद से कांग्रेस में आना चाहते हैं। मैंने बताया सर, मेरे पिता की जो विरासत मुझे मिली है उसको लगातार झकझोरा जा रहा है। आज भ्रष्टाचार, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों में भी माफिया रूट में, हर चीज में माफियावाद एक तैयार हो गया। और कर्नाटक में तो ये कहा जा रहा है कि 40%, मेरे ख्याल से यहाँ तो 80% जा रहा है। जो स्थिति आज प्रदेश की है उससे मैं ये कहने में कहीं नहीं, लेकिन मेरे पिताजी का स्मारक नहीं बना तो मैं 3-4 बार बीडी शर्मा जी पास, मुख्यमंत्री जी पास गया, 2 साल से लगातार गुहार लगा रहा हूँ। आप अपनी टीम भेज के देख सकते हैं कि वो बना। मैंने कहा कि भोपाल में वो 2 बार सांसद रहे, 25 साल निवासी रहे, मैं भोपाल का रहा, उनके नाम पे कोई चीज होना चाहिए। आज तक भोपाल में जोशी जी के नाम से कोई चीज नहीं। देवास, जिसका सबसे बड़ा जिला अस्पताल जोशी जी के अनशन के कारण बना था, आज उस देवास में भी उनका कोई नाम। और तो और हाटपिपलिया, जहां उनका जन्म हुआ, वो ITI की बिल्डिंग मेरे मंत्रित्व काल बनी, उसका नाम जोशी जी के नाम करने से उनको गुरेज हो गया, क्योंकि विधायक नाराज हो जाएगा। विधायक नाराज होगा तो एक ईंट खसकेगी, और ईंट खसकेगी तो वो भूमि जो उन्होंने छल क्षेत्र और लालच से भराई थी, भरभरा के गिर जाएगी। इसलिए एक विधायक को खुश करने के लिए उन्होंने पिताजी की नामकरण करने के लिए तैयार। लगातार बात करने के बाद मैंने 20 दिन 25 दिन पहले लगभग बीडी शर्मा जी को बताया, हितरंजन जी वही बैठे थे, कि ये सब काम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, आज मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी मुलाकात। 4 दिन बाद वो स्वयं मिले, मैंने बात नहीं की, वो स्वयं मिले और उन्होंने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री से बात हो गई, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। मैंने लगभग 2 हफ्ते इंतजार किया। जब वो काम की शुरुआत नहीं हुई तब मैंने कांग्रेस से संपर्क करने का प्रयत्न किया। तो सहजता से आज कांग्रेस के बहुत से व्यक्ति, बहुत से उस समय के छात्र नेता मेरे मित्र है, अभिन्न सहयोगी, क्योंकि दोस्त से बड़ा कोई नहीं होता। मैं जानता हूँ दुनिया के सारे रिश्ते भगवान बनाता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हम बनाते हैं, वो भले कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का, लेकिन दोस्ती दोस्ती की जगह। और उन दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि भैया ये काम नहीं हो रहा तो आपको कुछ न कुछ करना है। एक बार मैं 74 बंगले से गुजर रहा था, सम्मानीय नंद कुमार सिंह चौहान मेरे गुरु हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे राजनीति नहीं सिखाई, नंदू भैया ने मुझे राजनीति सिखाई। जब 98 से 2003 तक माननीय जोशी जी विधायक नहीं थे, नंदू भैया बागली के सांसद थे, मुझे जिला योजना समिति का उन्होंने सदस्य बनाया और हर जगह मुझे घुमाते थे, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे करना। उन नंदू भैया के घर के दौरान मैं हमेशा हाथ जोड़ता था। देखा कि नंदू भैया का भवन ही खंडर हो गया। मैंने कहा क्या हो रहा? बोले साहब माननीय मुख्यमंत्री जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको छोटे बंगले में नींद नहीं आई, और अपनी आगामी नींद जो उनकी होने वाली, मेरे लगता है उनको भविष्य दे लग रहा, उस भविष्य के आधार पर नंदू भैया का बंगला तोड़ के एक 7-8 करोड़ का बंगला वो तैयार कर।
जब मेरे पिताजी का 2.5 साल से स्मारक नहीं बना और सीएम साहब का 6 महीने में बन जाता है, तो मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं वाकई में उनका लड़का होने के नाते उनके लिए ईमानदारी से प्रयास करूँ। तब मैंने तय किया, मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, माननीय कमलनाथ जी तक संदेश पहुंचाया, दिग्विजय सिंह जी तक संदेश पहुंचाया कि मैं निश्चित कांग्रेस में आना चाहता हूं, मैं किसी प्रकार का पद नहीं चाहता, ना सौदेबाजी करना चाहता। और मैं आज इस मंच से कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में पहली बैठक में आप सब लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से हूं जिसने कभी किसी के लिए चोरी डाका नहीं डाला। मेरे पिताजी को जब 98 में, आपको याद होगा, उमा भारती जी को टिकट दिया गया था, पिताजी का टिकट काट दिया गया था, जो पत्रकार साथी उस समय की गवाह है। जोशी जी को कहा गया था कि आप खंडवा से चुनाव लड़ लो। जोशी जी ने यह कह के कि नंद कुमार की उम्र क्या है, मैं उसकी सीट क्यों दूं? वो चुनाव नहीं लड़े, बाद में राज्यसभा में जरूर गए। 8 में मेरे सामने यह कहा गया था कि कन्नौज खातेगांव निजी सीट है, आप वहां से लड़ो। पिताजी के जब पास में गया तो उन्होंने डांटते हुए मुझे कहा था कि ब्रजमोहन धूत की क्या गलती है, सीटिंग है बोल से ब्रजमोहन धूत, क्यों उसका टिकट काट? लड़ना है तो ऐसी जगह से लड़ो जहां से हमारा विधायक नहीं। मुझे हाथ टूट सीट दी गई थी। और आज भी इस मंच से सम्मानित कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, सुजन भैया, इन सब के सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आगामी चुनाव में मैं कांग्रेस की तरफ से उस सीट पर जहां कांग्रेस का नौजवान कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता 4 साल से 4.5 से मेहनत कर रहा, कांग्रेस के झंडे डंडे उठा रहा, उसकी सीट को मैं चोरी करूं, उसकी सीट को मैं डाका डालूं? इसलिए मैं उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता। और मैंने कहा कि मैं उस पिच का खिलाड़ी हूं जिसमें शिवराज जी रहे, और शिवराज जी 0 थे, मैं हीरो हूं। शिवराज जी कुछ नहीं थे उस कॉलेज में, रिकॉर्ड पता कर लो, मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। अगर शिवराज सिंह चौहान से आप पूछोगे कि शिवराज जी आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन था, तो शिवराज जी को कहना पड़ेगा दीपक जोशी। मैं शिवराज सिंह चौहान के पिच के भाग को जानता हूं, कौन सी गेंद पे इसकी गिल्लियां बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मुझे कमलनाथ जी मौका दे, मैं बुधनी के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। और ये विकेट जिसकी तलाश कांग्रेस पार्टी को है वो विकेट में ला के दूंगा। मैं फिर कहता हूं, मैं पद के लिए नहीं आया, मैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया, मैं सम्मान के खातिर आया। सम्मान जिन्होंने दिया उनके साथ जुड़ा, क्योंकि 3 महीने में जमीन देने वाला, 2-3 महीने में बात करने वाले, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे गोविंद सिंह जी हो, चिंता करने वाले मेरे ये दोस्त, भले ही कांग्रेस में रहो लेकिन मेरे पास आते थे, कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था मैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे परिवार को और मुझे सहयोग लगातार दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस सम्मान के लिए उस सम्मानकर्ता के पास जाऊंगा जो पिताजी के सम्मान को बढ़ा पाए। माननीय कमलनाथ जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि बागली जोशी जी की कर्मभूमि रही है और लंबे समय तक वहां काम किया। और मैं तो कहता हूँ बागली एकमात्र ऐसी सीट होगी दुनिया में जिसमें ईमानदारी को, लेकिन उस बागली में भ्रष्टाचार की ऐसी वेतरणी चल रही है कि आप सुन के दंग रह जाओगे। 18.5 करोड़ का पेपर में घोटाला दिख रहा नगर पंचायत में। 2 साल से हम जिम्मेदारों को कह रहे हैं कि भैया घोटाला हुआ। जिम्मेदारों में से कुछ ने तो अकेले में मुझे यहाँ तक कह दिया, कार्यकर्ताओं ने खा लिया तो तुम काय को कर रहे हो? क्या पार्टी को दाव पे लगा? फॉर्च्यूनर, इंडिवर, मेन गाड़ी मेरे खानदान में भी गाड़ियां नहीं है, दूर तक मेरे साथियों के भी नहीं, क्योंकि साथी भी सब मिडिल क्लास है। कुछ तो स्कूटर छाप, अभी भी स्कूटर पे घूमता, सर्व भाई से पूछो, आज भी स्कूटर से घूमता, साइड भाई से पूछो, मैं स्कूटर पे घूमने वाला व्यक्ति। आसिफ खड़ा है, ये सब पूछ, ये सब जानते हैं। तो मैं तो स्कूटर पे चल लेता, लेकिन वहां का एक चतुर्थ क्लास आदमी जो सीएमओ के प्रभार में, चतुर्थ क्लास आदमी सीएमओ के प्रभार में आता है, करोड़ों का गोदाम बना देता है, करोड़ों के मकान बना देता है, इंडिवर और फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट नेताओं को गिफ्ट हुई है, ये बात मैं कहता हूं। ये सिलसिला यही नहीं थमा।
माननीय जोशी जी के समर्थक मेरे समर्थक हैं, क्योंकि मैं जोशी जी का पुत्र हूँ, उनका उत्तराधिकारी। और वो सिर्फ इसलिए मेरा साथ देते हैं कि मैं जोशी जी का उत्तराधिकारी। गरीब लोग हैं, किसी प्रकार की कोई उम्मीद उनको हमसे नहीं है। 4-4 कुड़ियाँ 3-3 कुड़ियाँ, उनके मकान तोड़े गए। बागली के उदयनगर में जहाँ जोशी जी 60 साल से जिस गद्दी पे बैठे थे, उस गद्दी को ध्वस्त कर दिया कि जोशी जी यहाँ बैठते थे, जोशी जी का नामो निशान मिटा। काटा मोड़ में जोशी जी जहाँ बैठते थे, उस काटा मोड़ की गद्दी को समाप्त किया। और तो और 5 दिन पहले 6 दिन पहले जनसंघ जमाने का हमारा परिवार कैलोट विधानसभा में, जहाँ पे कांग्रेस के विधायक निवास करते हैं, उस गांव में चूंकि उनकी और उस परिवार की अनबन इसलिए हुई थी कि विधायक जी के दादाजी का मर्डर हुआ था। और मर्डर क्यों हुआ तो उनसे पूछ लेना कि उनके दादाजी का मर्डर क्यों हुआ था, वो खुद बता देंगे मेरे दादाजी का मर्डर इसलिए हुआ। उनके दादाजी का मर्डर हुआ और आपको पता गांव में स्वाभाविक है कि जब मर्डर होता है तो 2 तरफ हो जाते हैं। वो कांग्रेस में थे और हमारे लोग जनसंघ में या बीजेपी में थे। आज उस जमाने के परिवार की घूमटी सिर्फ प्रेस्टीज बना के जेसीबी भेजी गई, जेसीबी के साथ उसको उड़ाने का आदेश हुआ। मैं पहुंचा, माननीय सज्जन भैया से बातचीत हुई, उन्होंने कहा देखो भैया आप हम थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, इसलिए आज इस मामले को तो आपको निपटाना पड़ेगा, हम पीछे से आपके साथ हैं। तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो जाए भैया अभी मन्नू घर के। तो उन्होंने कहा था ये नया महाभारत है और इस महाभारत में आप चिंता मत करो। और मैं जेसीबी पे बैठ गया था, आपको पता था 6 घंटे जेसीबी पे बैठा रहा। उस कार्यकर्ता की ड्यूटी मैंने तो नहीं टूटने दी। बहुत सी ऐसी बातें जो लंबे समय पे मैं आपको बताऊं, लेकिन आज जो सरकार चल रही है वो बीजेपी या जनसंघ के विचारधारा पे नहीं चल रही। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लगता है इन गूंगे बहरों ने, क्योंकि मैं 6 बार 8 बार अपने पिता के लिए गया, इन गूंगों बहरों ने सुन लिया खाओ और खाने दो। शायद ये नारा इनका रहा है और उसी के कारण आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया हमारा प्रदेश, अत्याचार का पर्याय बन गया। लोगों की जमीन छीनी जा रही, किसी की जमीन किसके नाम की जा रही। डंपरों से रोज कन्नौज खाते गांव में पप्पू भैया खड़े, 2-4 लोग मर जाते हैं, इतने डंपर चल रहे हैं। डंपर के अलावा कोई चीज नहीं दिखती। मां नर्मदा के भक्त हो, नर्मदा को खोखला कर रहे। मुझे लगता है, और आज सुबह किसी पत्रकार साथी ने कहा कि शिवराज जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा दीपक मेरा छोटा भाई है। मैंने कहा मैं उनको भाई नहीं मानता, क्योंकि भाई की विचारधारा का होता है। स्वच्छता और शुचिता का वो उदाहरण दे, क्योंकि मैंने अभी सुना कि मुख्यमंत्रियों की जब वो आई संपत्ति तो ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की, तो बाकी सब करोड़पति थे। मैंने शिवराज जी की तरफ देखा, मैंने कहा इनके क्या हाल है। जिनके कपड़े भी हम लाते थे, जूते चप्पल भी लाते थे, खाना तो रोज ही कहीं खिलाते थे। उन शिवराज जी को संपत्ति 9.5 करोड़। तो मैंने कहा हमारे पिताजी तो हमको कुछ नहीं देंगे। 3 कमरे का MIG सज्जन भी आए चाय पीने, 3 कमरे का MIG देके गए। आज भी वो MIG के अलावा उन्होंने मुझे या मेरे परिवार को कुछ नहीं दिया। 20 बीघा जमीन दो भाइयों के बीच 10-10 बीघा बांट दी, 1 इंच उन्होंने बढ़ा के नहीं दी। आज मैं भी 3 बार का विधायक रहा, लेकिन पिताजी की परिपाटी होने के कारण मेरी भी उसमें कहीं नहीं होगी। लेकिन ये दादा हमारे 2.5 करोड़ पे पहुंच गए। कहीं न कहीं गड़बड़ियां हैं, और इस बात को स्वीकारते हुए हम सब लोग ने तय किया। आज मैं प्रत्येक स्वरूप माननीय कमलनाथ जी के समक्ष उपस्थित हुआ। हमारे आदिवासी साथी कुछ लेट हो गए, वो बहुत जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन आज हम सब लोग आहत होकर और उस सम्मान के लिए जिस सम्मान को हमारे नेता कमलनाथ जी ने दिया था का आभार प्रदर्शन के साथ आज मैं उनसे जुड़ रहा हूँ, उनकी विचारधारा से जुड़ रहा हूँ और पूरा प्रयत्न करूँगा कि उनके एक सैनिक के रूप में काम करते हुए मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर पाऊँ। ये गांधी नेहरू की पार्टी है, इस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।